गोपाल चारपाई पर बैठा सुमित्रा की तस्वीर देख रहा है। पास में हरिनाथ काका और सावित्री बुआ बैठे हैं। गोपाल, सुमित्रा को गए काफी समय हो गया। तुम्हें अपने और राधा के भविष्य के विषय में सोचना चाहिए। मुझे अपने अकेलेपन की चिंता नहीं है काका, डर राधा के लिए है। अगर दूसरी पत्नी ने उसे अपनी बेटी नहीं माना तो? हर इंसान एक जैसा नहीं होता, लेकिन तुम्हारा डर भी गलत नहीं है। तभी सुमित्रा का भाई मोहन और उसकी पत्नी सरला कमरे में आते हैं। गोपाल, अगर तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता राधा है तो आज हम उसी के बारे में बात करने आए हैं। गोपाल उनकी तरफ देखता है। हमारी कोई संतान नहीं है। राधा हमारी भांजी जरूर है, लेकिन हमारे लिए वो बेटी से कम नहीं। हम चाहते हैं कि उसकी जिम्मेदारी हमें दे दो आप। लेकिन मैं अपनी बेटी को किसी पर बोझ नहीं बनाना चाहता। वो बोझ नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा है। हमारे घर में उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे। उसे माँ बाप जैसा प्यार मिलेगा। उसकी पढ़ाई, जरूरतें और भविष्य हम अपनी बेटी समझकर सब संभालेंगे। गोपाल भावुक होकर सुमित्रा की तस्वीर देखता है। अगर राधा को सच में माँ बाप जैसा प्यार मिलेगा तो मेरे मन का सबसे बड़ा डर कम हो जाएगा। फिर तुम भी नई जिंदगी शुरू करने के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, लेकिन राधा से मेरा रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। मैं हमेशा उसका पिता रहूंगा। यह रिश्ता कोई नहीं बदलेगा। हम सिर्फ उसके जीवन में प्यार और सहारा जोड़ना चाहते हैं। गोपाल की आंखें नम हो जाती हैं। उस रात परिवार ने राधा के भविष्य को लेकर एक नया फैसला किया और गोपाल ने दूसरी शादी के बारे में गंभीरता से सोचने का मन बना लिया। कई साल बीत चुके हैं। गोपाल की पहली बेटी राधा अब लगभग 20 साल की युवा लड़की है। वो अपने मामा मोहन और मामी सरला के साथ रहती है। राधा आंगन में सूखे कपड़े उतार रही है। सरला घर से बाहर आती है। राधा, सुबह से घर का काम कर रही हो, अब थोड़ा आराम भी कर लो। बाकी काम मैं कर लूंगी, तुम अंदर जाकर कुछ खा लो। नहीं मामी, मैं बिल्कुल नहीं थकी। आपने और मामा जी ने बचपन से मुझे अपनी बेटी की तरह रखा है। इतना काम तो मैं खुशी से कर सकती हूँ। मोहन बाजार से घर लौटता है। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला है। राधा बेटी, अरे जरा इधर आओ। आज मुझे तुमसे और तुम्हारी मामी से एक बहुत जरूरी बात करनी है बेटी। राधा उत्सुक होकर उसके पास आती है। क्या हुआ मामा जी? आप इतने गंभीर क्यों दिखाई दे रहे हैं? कहीं घर में कोई परेशानी तो नहीं हुई? मोहन मुस्कुराता है। परेशानी नहीं है। पास के गांव से तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है बेटी। लड़के का नाम दीपक है, मेहनती है और परिवार भी अच्छा है। राधा शर्माते हुए नजरें नीचे कर लेती है। हमने लड़के और उसके परिवार के बारे में अच्छी तरह से पता किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि दीपक बहुत समझदार और जिम्मेदार लड़का है। राधा कुछ पल चुप रहती है। मामी, आप और मामा जी मेरे लिए जो फैसला करेंगे मुझे उस पर भरोसा है, लेकिन क्या बाबूजी को इस रिश्ते के बारे में बताया गया है? मोहन और सरला कुछ क्षण एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हाँ बेटी, आखिर गोपाल तुम्हारे पिता हैं। उन्हें खबर देना हमारा फर्ज है। तुम्हारे जीवन का इतना बड़ा फैसला उनसे छिपाकर नहीं करेंगे। राधा के चेहरे पर हल्की उदासी आ जाती है। पता नहीं बाबूजी मुझे अब भी पहले की तरह याद करते हैं या नहीं। इतने सालों में मैं उनके घर की मेहमान जैसी बन गई हूँ। ऐसा मत सोचो राधा। कभी कभी हालात इंसानों के बीच दूरी पैदा कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि खून के रिश्ते पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। कुछ समय बाद दीपक और उसके परिवार को राधा पसंद आ गई।
राधा का विवाह एक अच्छे और समझदार युवक दीपक से हो गया। उसे अपना नया परिवार मिल गया, लेकिन समय और परिस्थितियों के कारण पिता के घर से उसकी दूरी लगातार बढ़ती चली गई। कई वर्ष गुजर चुके हैं। गोपाल की दूसरी शादी से हुए दोनों बेटे अमित और सुमित अब युवा हैं। दोनों पुरानी मेज पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। सुमित अपनी फटी किताब देखकर परेशान हो जाता है। भैया, अगले महीने नई किताबें खरीदनी है और कॉलेज की फीस भी भरनी है। पिताजी से बार बार पैसे मांगने में कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है रे, लेकिन पैसों की कमी के कारण हम पढ़ाई नहीं छोड़ सकते। जरूरत पड़ी तो मैं कॉलेज के बाद कोई काम कर लूंगा। लेकिन सारी जिम्मेदारी तुम अकेले क्यों उठाओगे भैया? छुट्टी के दिनों में मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगा। अभी तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है? पिताजी ने इतनी मुश्किलों से हमें पढ़ाया है, हमें उनकी मेहनत बेकार नहीं जाने देनी। तभी गोपाल थका हुआ घर लौटता है। क्या हुआ? दोनों इतने चुप क्यों हो? किसी चीज की जरूरत है तो मुझसे छिपाना मत, ठीक है? कुछ नहीं पिताजी, बस पढ़ाई के खर्च की बात कर रहे थे। हम संभाल लेंगे। तुम दोनों मन लगा कर पढ़ो, गरीबी हमेशा नहीं रहेगी। मैं चाहता हूं तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ बेटा। हम पूरी मेहनत करेंगे पिताजी। हम अब भी चाहते हैं कि सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर ना रहे। गरीबी ने दोनों भाइयों को कम उम्र में जिम्मेदार बना दिया था, मगर वे उस अनजान रिश्ते से बेखबर थे जो चुपचाप उनकी जिंदगी बदल रहा था। कमरे में हल्की रोशनी है। राधा बिस्तर के पास बैठी महीने के खर्चों का हिसाब कर रही है। उसके सामने कुछ बिल और बहुत कम पैसे रखे हैं। राधा एक एक करके पैसे गिनती है और चिंतित हो जाती है। घर का राशन भी लेना है और अगले हफ्ते कुछ जरूरी सामान भी खरीदना है। इतने पैसों में इस महीने का सब कुछ कैसे होगा? तभी उसका पति दीपक कमरे में आता है। अरे क्या हुआ राधा? इतनी रात तक पैसों का हिसाब क्यों लगा रही हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, हम दोनों मिलकर रास्ता निकाल लेंगे। राधा कुछ क्षण चुप रहती है। आज मामा जी से पता चला कि अमित और सुमित की पढ़ाई के लिए नई किताबें चाहिए। बाबूजी की हालत अभी भी पहले जैसी ही है। दीपक उसकी तरफ देखता है। अमित और सुमित तुम्हारे दोनों छोटे भाई, जिनसे तुम्हारी आज तक ठीक से मुलाकात भी नहीं हुई? हाँ, उन्होंने मुझे कभी देखा नहीं और शायद मेरे बारे में ज्यादा जानते भी नहीं, लेकिन इससे सच तो नहीं बदल जाएगा ना कि वो मेरे अपने छोटे भाई हैं। ये तो तुमने अपने लिए बचा कर रखे थे ना? पिछले महीने तुम कह रही थी कि तुम्हें कुछ जरूरी सामान खरीदना है। राधा पैसे हाथ में लेकर हल्की मुस्कान देती है। मेरी जरूरत कुछ दिनों के लिए रुक सकती है दीपक, लेकिन पैसों की कमी के कारण मेरे भाइयों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन अगर तुम उनकी मदद करना चाहती हो तो अपने नाम से भेज दो। कम से कम उन्हें पता तो चले कि उनकी एक बड़ी बहन भी है। राधा की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। नहीं, अभी नहीं। इतने सालों से हमारे बीच कोई रिश्ता ही नहीं रहा। अचानक मेरा नाम सुनकर पता नहीं वो क्या सोचेंगे। और अगर उन्होंने पूछा कि ये सब किसने भेजा है फिर? बाबूजी समझ जाएंगे। मैं उनसे कह दूंगी कि मेरा नाम बच्चों को ना बताएं। मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे भाई अपनी पढ़ाई पूरी कर लें। दीपक कुछ पल राधा को देखता है और फिर उसके फैसले का समर्थन करता है। ठीक है, कल मैं बाजार से उनकी जरूरत की किताबें और कुछ कपड़े ले आऊंगा। जो मदद करनी है हम दोनों मिलकर करेंगे, ठीक है? राधा की आंखों में हल्की नमी आ जाती है। मैं उनके साथ बड़ी नहीं हुई दीपक, लेकिन कई बार सोचती हूँ कि अगर हम एक ही घर में बड़े हुए होते तो शायद आज हमारा रिश्ता कितना अलग होता। अपनी मुश्किलों के बावजूद राधा अपनी जरूरतें पीछे रखकर चुपचाप भाइयों की मदद करती रही। कुछ दिन बाद एक डाकिया साइकिल लेकर गोपाल के घर के सामने रुकता है। उसके हाथ में एक बड़ा पार्सल है। गोपाल दास जी, आपके नाम का पार्सल आया है। इसमें कुछ सामान है और साथ में पैसे भी भेजे गए हैं। यहाँ पर आकर के साइन कर दीजिए।
गोपाल बाहर आता है। पार्सल देखकर वो तुरंत समझ गया कि इसे किसने भेजा है। हाँ, मुझे दे दीजिए, मैं ही गोपाल दास हूँ। गोपाल पार्सल लेकर दस्तखत करता है। तभी अंदर से अमित और सुमित बाहर आते हैं। पिताजी, इतना बड़ा पार्सल किसने भेजा है? हमारे किसी रिश्तेदार ने कुछ भेजा है क्या? गोपाल जवाब दिए बिना पार्सल लेकर अंदर जाने लगता है। पिताजी, इसमें क्या है? खोलकर तो देखिए। गोपाल पार्सल खोलता है। अंदर अमित सुमित की नई किताबें, कपड़े और एक लिफाफे में कुछ पैसे हैं। दोनों भाई हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। अरे, ये तो वही किताबें हैं जिनकी मुझे जरूरत थी, लेकिन हमारे घर के बाहर किसी को इसके बारे में कैसे पता चला? अरे भैया, मेरे लिए भी किताबें हैं और ये कपड़े भी हमारे नाप के हैं। जिसने भेजा है वो हमें अच्छी तरह से जानता है। अमित अपने पिता की तरफ देखता है। पिताजी, आपने कल ही कहा था ना कि इस महीने किताबें खरीदने के पैसे नहीं है। फिर ये सब किसने भेजा? तुम दोनों इन बातों की चिंता मत करो बेटा, सामान को ध्यान से रखो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अच्छा, लेकिन कोई बार बार हमारी मदद क्यों कर रहा है? हमें उसका नाम तो पता होना चाहिए ताकि हम धन्यवाद कह सकें। अभी ये जानना जरूरी नहीं है बेटा, बस इतना समझ लो कि भेजने वाला चाहता है कि तुम दोनों पढ़ लिख कर आगे बढ़ो। सुमित किताब हाथ में लेकर सोचने लगता है। कोई अनजान इंसान हमारी जरूरतें इतनी अच्छी तरह से नहीं जान सकता। जरूर वो हमारा कोई करीबी है। पिताजी, क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? गोपाल कुछ पल चुप रहता है। सही समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा बेटा। दोनों भाई चुपचाप सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि चुपचाप उनकी मदद करने वाली उनकी अपनी बड़ी बहन राधा थी। राधा थकी हुई नौकरी से घर लौटती है। बैग रखकर कुर्सी पर बैठती है। मेज पर घर के कई बिल पड़े हैं। वो बची हुई तनख्वाह गिनने लगती है। इस महीने खर्च बहुत बढ़ गया है। सारे बिल भर दिए तो बाबूजी और भाइयों के लिए बहुत कम पैसे बचेंगे। दीपक पानी का ग्लास लेकर आता है। पहले पानी पी लो, सुबह से काम करके आई हो, घर आते ही फिर हिसाब किताब लेकर बैठ गई। राधा कुछ पैसे अलग रखती है। अमित और सुमित की पढ़ाई आखिरी दौर में है। मैं नहीं चाहती पैसों के कारण उनकी कोई जरूरत अधूरी रहे। तुम हर महीने अपनी जरूरतें कम करके उनकी मदद करती हो। उन्हें अभी भी नहीं पता कि पैसे तुम भेजती हो? नहीं, बाबूजी ने उन्हें कभी नहीं बताया। कभी कभी मन करता है उनके सामने जाकर कहूँ मैं उनकी अपनी बड़ी दीदी हूँ। तो मिल क्यों नहीं लेती? आखिर वो तुम्हारे अपने भाई हैं। कई बार बाबूजी से कहा, लेकिन वो नहीं चाहते। उन्हें डर है कि सच सामने आने पर घर में परेशानी होगी। रिश्तों को हमेशा छिपाकर नहीं रखा जा सकता राधा। राधा पैसे लिफाफे में रखती है। जानती हूँ, लेकिन अभी बस यही चाहती हूँ कि मेरे भाई पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। अपनी मुश्किलों के बावजूद राधा हर महीने अपनी जरूरतें कम करके पिता और भाइयों की मदद करती रही। कुछ समय बाद अमित और सुमित अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। दोनों हाथों में फाइल लेकर एक ऑफिस से बाहर निकलते हैं। उनके चेहरे पर निराशा है। भैया, ये 5वां इंटरव्यू था और यहाँ से भी मना कर दिया। डिग्री है, मेहनत करने को तैयार है, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही। मुझे भी उम्मीद थी कि इस बार बात बन जाएगी। शायद उन्हें ज्यादा अनुभव वाला उम्मीदवार चाहिए था। दोनों सड़क किनारे रुकते हैं। कभी कभी डर लगता है। पिताजी ने हमें पढ़ाने के लिए इतना संघर्ष किया, अगर नौकरी नहीं मिली तो उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी। अरे छोटे, ऐसा मत सोच। नौकरी मिलने में समय लग सकता है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। भैया, मैं चाहता था कि पढ़ाई खत्म होते ही नौकरी करके पिताजी को आराम दूं, लेकिन अभी भी हम उन्हीं पर निर्भर हैं। आज 5 जगह से मना हुआ है तो कल 6ठी जगह जाएंगे। वहां नहीं हुआ तो 7वीं जगह कोशिश करेंगे। सही कह रहे हो भैया। अब हमारी बारी है पिताजी का सहारा बनने की। हाँ, एक दिन उन्हें पैसों की चिंता से जरूर मुक्त करेंगे।
दोनों नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें लगता था कि उनकी पढ़ाई केवल पिता के संघर्ष से पूरी हुई है। वे नहीं जानते थे कि उनकी अपनी बड़ी बहन राधा भी वर्षों से चुपचाप उनके लिए अपनी जरूरतों का त्याग करती आई थी। राधा ऑफिस में अपनी फोन पर, मामा जी, अगर आपके पास अमित और सुमित की पढ़ाई के दस्तावेज हैं तो उनकी कॉपी मुझे भेज दीजिए। शायद मैं उनके लिए कहीं इंटरव्यू का मौका ढूंढ सकूं। ठीक है बेटी, उनके जरूरी दस्तावेज मेरे पास हैं, मैं तुम्हें भिजवा दूंगा। लेकिन क्या तुम उनसे मिलने के बारे में नहीं सोच रही? मिलना तो चाहती हूँ मामा जी, लेकिन अभी बाबूजी की इच्छा के खिलाफ नहीं जाऊंगी। पहले उनके लिए कुछ कर सकूं, मेरे लिए वही काफी है। कुछ देर बाद मोहन दोनों भाइयों के जरूरी दस्तावेज राधा तक पहुंचा देते हैं। राधा वही फाइल लेकर अपने अधिकारी वर्मा सर के कैबिन की ओर बढ़ती है। कोई जरूरी बात है? तुम परेशान लग रही हो। जी सर, मेरे दो छोटे भाई कई महीनों से नौकरी तलाश रहे हैं। दोनों ने पढ़ाई पूरी कर ली है, लेकिन अभी तक कहीं मौका नहीं मिला। तो तुम चाहती हो कि मैं उन्हें नौकरी दे दूं? नहीं सर, मैं नौकरी नहीं, सिर्फ इंटरव्यू का मौका मांग रही हूँ। अगर वे योग्य नहीं है तो उन्हें मत चुनिएगा। तुमने पहले कभी अपने भाइयों के बारे में बताया नहीं? परिवार के हालात के कारण मैं बचपन से उनसे अलग रही। वो मुझे ठीक से जानते भी नहीं, लेकिन मेरे लिए वो आज भी मेरे अपने छोटे भाई हैं। अगर उनके पास जरूरी योग्यता है तो उन्हें इंटरव्यू का मौका अवश्य मिलेगा। दस्तावेज मुझे दे देना। थैंक यू सर, बस उन्हें मत बताइएगा कि मैंने बात की है। ठीक है, लेकिन चयन उनकी योग्यता के आधार पर होगा। मुझे भी यही चाहिए। मैं सिर्फ उनके लिए एक दरवाजा खोलना चाहती हूँ। आगे उन्हें अपनी मेहनत से बढ़ना होगा। कुछ दिन बाद एक डाकिया साइकिल से गोपाल के घर पहुंचता है। गोपाल दास जी, अमित और सुमित के नाम कंपनी से 2 चिट्ठियां आई हैं। सुमित तेजी से बाहर आता है और दोनों लिफाफे लेता है। वो उत्सुकता से अपना लिफाफा खोलता है। भैया भैया जल्दी बाहर आओ, हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। दोनों को एक ही कंपनी से बुलावा आया है। लेकिन एक मिनट, मैंने इस कंपनी में आवेदन कब किया? मुझे तो इस कंपनी का नाम भी ठीक से याद नहीं है। मैंने भी यहाँ कोई फॉर्म नहीं भरा था। फिर हमारे दस्तावेज इनके पास कैसे पहुंचे? गोपाल चिट्ठी पर कंपनी का नाम देखकर असहज हो जाता है। पिताजी, क्या आप इस कंपनी में किसी को जानते हैं? नहीं बेटा, शायद तुम्हारे कॉलेज से किसी ने तुम्हारे डॉक्यूमेंट भेजे होंगे। अभी इन बातों में मत पढ़ो बेटा, इंटरव्यू की तैयारी करो। सुमित गोपाल को गौर से देखता है। पिताजी, आप हमसे कुछ छिपा तो नहीं रहे ना? मैं क्यों छिपाऊंगा भला? मौका मिला है तो उसका फायदा उठाओ, बाकी बातें बाद में सोच लेना। अमित और सुमित इंटरव्यू के लिए ऑफिस पहुंचते हैं। अमित अंदर जाकर आत्मविश्वास से सवालों के जवाब देता है। उसके बाद सुमित का इंटरव्यू होता है। दोनों अपनी पढ़ाई और योग्यता के आधार पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इंटरव्यू खत्म होने के बाद दोनों बाहर निकलते हैं। भैया, इंटरव्यू तो अच्छा गया। अब बस भगवान करे इस बार नौकरी मिल जाए। हाँ, हमने अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी की है। अब जो होगा देखा जाएगा। डाकिया अमित और सुमित के नाम कंपनी की 2 चिट्ठियां लेकर आता है। दोनों उत्सुकता से अपने अपने लिफाफे खोलते हैं। भैया भैया, मेरा चयन हो गया।
अगले हफ्ते से नौकरी ज्वाइन करने के लिए बुलाया भैया। अमित अपनी चिट्ठी पढ़कर खुशी से मुस्कुराता है। अरे अरे ये क्या, मेरा भी चयन हो गया सुमित, आखिर हमारी मेहनत सफल हुई। गोपाल दोनों बेटों की खुशी देखकर भावुक हो जाता है। आज तुम दोनों ने मेरी वर्षों की मेहनत सफल कर दी बेटा। हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करना। पिताजी, अब आपकी बारी है आराम करने की। घर की जिम्मेदारी अब हम दोनों संभालेंगे। अमित और सुमित अपनी नौकरी के पहले दिन ऑफिस पहुंचते हैं। जरूरी कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों कॉरिडोर से गुजर रहे हैं। दूर अपनी टेबल के पास राधा खड़ी है। अपने दोनों भाइयों को कर्मचारी के रूप में देखकर उसकी आंखों में खुशी और नमी आ जाती है। अमित और सुमित उसके सामने से गुजरते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते, और नई नौकरी के लिए तुम दोनों को बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मैडम। दोनों आगे बढ़ जाते हैं। राधा पलटकर उन्हें जाते हुए देखती रहती है। उसकी आंखों से एक आंसू निकल आता है। जिस बहन ने वर्षों तक चुपचाप अपने भाइयों की पढ़ाई में मदद की और उनके लिए नौकरी का एक दरवाजा खोला था, उसी के सामने से दोनों भाई अनजान बनकर गुजर गए। उन्हें अब भी नहीं मालूम था कि शुभकामनाएं देने वाली वो महिला कोई और नहीं, उनकी अपनी बड़ी बहन राधा थी। कुछ दिन बाद अमित अपने पुराने शैक्षणिक कागज खोजने के लिए अलमारी खोलता है। एक पुरानी फाइल निकालते समय पीछे छिपाकर रखा एक लिफाफा नीचे गिर जाता है। अमित लिफाफा खोलता है। अंदर कई साल पुरानी रसीदें, पैसे भेजने के प्रमाण और कुछ चिट्ठियां हैं। वो एक रसीद उठाता है। उस पर नाम लिखा है राधा। अमित दूसरी रसीद देखता है, उस पर भी वही नाम। तभी सुमित कमरे में आता है। क्या हुआ भैया, ये पुराने कागज कहाँ से मिले? पता नहीं, अलमारी के पीछे छिपा कर रखे थे। अलग अलग सालों की रसीदें हैं, लेकिन पैसे भेजने वाली का नाम हर जगह एक ही है, राधा। सुमित जल्दी से बाकी कागज देखने लगता है। भैया ये तारीख देखो, इस समय मेरी कॉलेज की फीस जमा हुई थी। और ये वाली उस समय की है जब हमारे लिए किताबें और कपड़े आए थे। अमित को एक पुरानी चिट्ठी मिलती है। इसका मतलब कोई सालों से हमारी मदद करता रहा और पिताजी ये बात जानते थे। शायद इसीलिए उन्होंने ये कागज हमसे छिपा कर रखे थे। दोनों रसीदें और चिट्ठियां लेकर गोपाल के पास पहुंचे। गोपाल चारपाई पर बैठा है। पिताजी, आज हमें सच जानना है। इन सभी कागजों पर एक ही नाम है, राधा। आखिर ये कौन है? हाँ पिताजी, हमारी किताबें, फीस और कपड़े सब इन्होंने ही भेजे। हमारे लिए इतना सब क्यों किया? गोपाल कुछ पल चुप रहता है। लगता है तुम्हें अब सच बताने का समय आ गया है बेटा। देखो, जिसे तुम दोनों अनजान समझते रहे, वो कोई गैर नहीं। राधा मेरी पहली पत्नी सुमित्रा की बेटी है और तुम दोनों की अपनी बड़ी बहन है। दोनों भाई स्तब्ध रह जाते हैं। क्या? हमारी अपनी दीदी? और आपने हमें कभी बताया तक नहीं? तो हमारी पढ़ाई और नौकरी में भी उन्होंने ही मदद की? हाँ, इंटरव्यू का मौका भी उसी ने दिलाया था, लेकिन नौकरी तुम दोनों को अपनी योग्यता से मिली है बेटा। ऑफिस में जिस महिला ने हमें शुभकामनाएं दी थी, क्या वही हमारी दीदी थी? गोपाल धीरे से सिर हिला देता है। क्या हम अपनी दीदी के सामने खड़े थे और उन्हें पहचान भी नहीं पाए? लेकिन आपने हमें उनसे दूर क्यों रखा पिताजी? बेटा, मुझे डर था कि पुराने रिश्ते लौटे तो घर में परेशानियां बढ़ेंगी। परिवार बचाने के चक्कर में मैंने तुम तीनों से सबसे कीमती रिश्ता छीन लिया। क्या दीदी कभी हमसे मिलना चाहती थी? गोपाल की आंखें झुक जाती हैं। कई बार बेटा, लेकिन हर बार मैंने ही उसे रोक दिया। अमित की आंखें नम हो जाती हैं।
फिर भी उन्होंने हमसे मुंह नहीं मोड़ा, बिना अपना नाम बताए हमारा साथ देती रही। अब हम अपनी दीदी से और दूर नहीं रहेंगे। वर्षों से छिपा सच आखिर अमित और सुमित के सामने आ चुका था। कुछ दिनों बाद आने वाला रक्षाबंधन तीनों भाई बहनों के रिश्ते की एक नई शुरुआत बनने वाला था। सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में आ रही है। राधा पूजा की थाली तैयार कर रही है। थाली में रोली, चावल, दीपक, मिठाई और 2 सुंदर राखियां रखी हैं। राधा दोनों राखियों को हाथ में उठाकर कुछ देर देखती रहती है। उसकी आंखों में पुरानी यादों का दर्द दिखाई देता है। पास खड़ा दीपक उसे चुपचाप देख रहा है। हर साल की तरह इस बार भी 2 राखियां ले आई। तुम जानती हो ना, इन्हें देखकर तुम्हें बाद में कितना दुख होता है। जानती हूँ, लेकिन बाजार में राखियां देखती हूँ तो खुद को रोक नहीं पाती। लगता है शायद इस बार मेरी दोनों राखियां अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगी। तुम्हें अभी उम्मीद है कि अमित और सुमित एक दिन तुम्हारे पास आएंगे? उम्मीद नहीं रखूंगी तो इतने साल कैसे काटूंगी? आखिर वो मेरे अपने छोटे भाई हैं। रिश्ता दूर हो सकता है, खत्म तो नहीं हो सकता। राधा की आंखें नम होने लगती हैं। हर साल 2 राखियां खरीदती हूँ और हर साल इन्हें बिना बांधे संभाल कर रख देती हूँ। पता नहीं मेरे भाइयों को कभी मालूम भी होगा कि उनकी दीदी उनका इंतजार करती है। दीपक राधा के कंधे पर हाथ रखता है। तभी राधा अपनी आंखें पोंछती है। इतनी सुबह कौन आया होगा? राधा धीरे से दरवाजा खोलती है। सामने अमित और सुमित मिठाई और उपहार लिए खड़े हैं। तीनों कुछ पल बिना बोले एक दूसरे को देखते रहती हैं। राधा की आंखें नम हो जाती हैं। अमित, सुमित, आप हमें पहचानती हैं? जिस बहन ने बिना मिले इतने साल अपने भाइयों को याद किया हो, वो उन्हें कैसे नहीं पहचानेगी? अमित भावुक होकर आगे बढ़ता है। दीदी, हमें आपको पहचानने में पूरी जिंदगी लग गई। आप हमारे पास थी, फिर भी हम आपको अनजान समझते रहे दीदी। तुम दोनों की कोई गलती नहीं है। हालात ने हमें एक दूसरे से दूर रखा। हमारी किताबें, फीस और हर मुश्किल में आपने हमारी चुपचाप मदद की। हमने आपके लिए कुछ नहीं किया, फिर भी आपने दीदी होने का हर फर्ज निभाया। अमित अपनी कलाई आगे करता है। क्या आज पहली बार आपके हाथ से राखी बंधवाने का अधिकार मिलेगा? सुमित भी अपनी कलाई आगे करता है। दीदी, हम बीते साल वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन वादा करता हूं अब कोई रक्षाबंधन ऐसा नहीं होगा जब आपकी राखियां हमारा इंतजार करेंगी। दीदी। राधा रोते हुए दोनों भाइयों को गले लगा लेती है। मैंने इस दिन का वर्षों से इंतजार किया है। अब इंतजार खत्म दीदी। हम अपनी दीदी को अपने जीवन में वापस लेने आए हैं। अंदर आओ, मेरी दोनों राखियां सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। राधा पूजा की थाली लेकर अमित और सुमित के सामने बैठती है। वो अमित को तिलक लगाकर उसकी कलाई पर पहली राखी बांधती है। भगवान करे तुम दोनों हमेशा खुश रहो। आज पहली बार मेरी राखियों को अपने भाइयों की कलाइयां मिली हैं। और मैं वादा करता हूँ दीदी, अब आपको किसी परेशानी का सामना अकेले नहीं करना पड़ेगा। सुमित अपनी कलाई आगे करता है। दीदी, मेरे हाथ में भी जल्दी बांधो ना, इतने सालों का हिसाब किताब बाकी है। राधा मुस्कुराते हुए उसे राखी बांधती है और दोनों को मिठाई खिलाती है। आपने बड़ी बहन का फर्ज बहुत निभाया, अब हमें भी छोटे भाई होने का फर्ज निभाने दीजिए। तीनों भावुक होकर गले मिलते हैं। तभी दरवाजे पर गोपाल दिखाई देता है। बेटी, मैंने तुम्हें भाइयों से दूर रखकर बहुत बड़ी गलती की। तुमने फिर भी उनका साथ नहीं छोड़ा। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। बीता समय वापस नहीं आएगा पिताजी, बस वादा कीजिए अब हमारे बीच कभी कोई दीवार नहीं आएगी। मैं वादा करता हूँ बेटी, अब तुम्हें अपने भाइयों से कोई दूर नहीं करेगा।
अब हम सब मिलकर नई शुरुआत करेंगे। जो साल बीत गए उन्हें वापस नहीं ला सकते, लेकिन आने वाला समय साथ जरूर बिताएंगे। राधा, आज तुम्हारा इतने सालों का इंतजार खत्म हुआ। देखो, तुम्हारे चेहरे की ये खुशी देखने के लिए मैं भी बहुत दिनों से इस पल का इंतजार कर रहा था भाई। दीपक अमित और सुमित की तरफ मुस्कुरा कर देखता है। और तुम दोनों याद रखना कि अब यह घर तुम्हारा भी है। अच्छा, अपनी दीदी से मिलने के लिए अगला रक्षाबंधन आने का इंतजार मत करना। अच्छा? जी बिल्कुल जीजा जी। अब हम अपनी दीदी को इतने सालों की कमी कभी भी महसूस नहीं होने देंगे। राधा भावुक होकर दोनों भाइयों को देखती है। बाद में पूरा परिवार एक साथ बैठता है। अमित और सुमित की कलाइयों पर बंधी राखियां साफ दिखाई देती हैं। राधा दोनों भाइयों के बीच बैठी मुस्कुरा रही है। राखी केवल एक धागा नहीं, रिश्तों को जोड़ने वाला विश्वास है। वर्षों की दूरी और गलतफहमियां आखिर खत्म हुई। राधा को उसके भाई मिले, अमित और सुमित को उनकी दीदी, और गोपाल को अपना बिखरा हुआ परिवार फिर से एक साथ देखने का मौका मिला।